तो आप सभी को नमस्कार। जैसा आप सब लोग देख रहे हैं कि हम निरंतर तौर से संस्कृत की भी कक्षाएं स्वीकृत कर रहे हैं और इतिहास की भी कक्षाओं को हम यथासंभव प्रयास कर रहे हैं कि जितने हमारे द्वारा प्रोवाइड करवाई दी जा सकें। आज हमारा दूसरा चैप्टर है, जो हमारा एनसीटी का सिलेबस है वो 3 भागों में विभक्त है। 3 भागों में उसमें 3-4 किसी में 4 चैप्टर हैं, किसी में 3 चैप्टर हैं, 2 चैप्टर ऐसे। तो हमारा इसका पहले भाग का दूसरा चैप्टर है ये पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री, हाउ इंस्क्रिप्चर टेल अ स्टोरी। मतलब कि जो राजनीतिक और आर्थिक इतिहास है, ठीक है, शिलालेखों की जुबानी। मतलब क्या है कि वो शिलालेख किस प्रकार से हमें स्टोरी बताते हैं कि हमारे जो पूर्व इतिहास में क्या बीता है, क्या हुआ है राजनीतिक और आर्थिक तौर से, ठीक है। तो हम आज उसी के विषय में पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, तो देख सकते हैं जैसा कि हम 12वीं क्लास के विषय में हम अपने नोट्स बना रखे हैं। तो हमें इसमें क्या पढ़ना है, यह अध्याय बताता है कि हमें यह बताता है कि अभिलेख इतिहास को समझने में कैसे मदद करते हैं, ठीक है। और अभिलेख पत्थरों, स्तंभों, गुफाओं और ताम्रपत्रों पर खुदे हुए लेख होते हैं। ये हमें प्राचीन भारत की राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक स्थिति, प्रशासन, धर्म और समाज के बारे में जानकारी देते हैं, ठीक है। तो इसका हमारा पहला जो बिंदु है, हमें अभिलेख कहते किसे हैं, ठीक है। अभिलेख होता क्या है, तो अभिलेख क्या होता है? अभिलेख वे लेख है जो कठोर वस्तुओं जैसे पत्थर, स्तंभलेख, धातु की पट्टियों, मंदिरों की दीवारों और गुफाओं पर खुदे होते हैं। मतलब पत्थरों पर, स्तंभ और धातु की पट्टियों पर, मतलब जो प्लेन पट्टियाँ होती हैं उन सब पर, और मंदिरों और गुफाओं पर खुदे होते हैं। ये सामान्यतः राजाओं, अधिकारियों या धार्मिक संस्थाओं द्वारा बनवाए जाते हैं, या किसी के राजा के उसमें कि उसकी बातें क्या थी, उसने क्या आदेश जारी किए थे, क्या उसने अच्छे कार्य किए थे, उन सब के विषय में वो खुदवाते हैं। और धार्मिक संस्था ऐसे कि जैसे कोई मंदिर हो गया, किसी मंदिर ने उस पर शिलालेख खुदवाया, ठीक है। इन सब का इनका उद्देश्य क्या होता था? राजाओं के आदेश को जनता तक पहुंचाना, पहला उद्देश्य। दान और धार्मिक कार्यों को दर्ज करना, ठीक है, दूसरा उद्देश्य होता था। विजय और उपलब्धियों की प्रचारित करना, विजय और उपलब्धियों को प्रचारित करना, ठीक है। अभिलेख इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण प्राथमिक स्रोत, प्राइमरी सोर्स होता था, ठीक है। इतिहासकारों के लिए प्राइमरी सोर्स माना गया है, ठीक है ना। ये अब हम मतलब जैसे इतिहासकार ढूंढते हैं। हमारा दूसरा बिंदु है कि अभिलेख का अध्ययन, मतलब कि अभिलेख का अध्ययन हमें क्या कहलाता है, तो एपिग्राफिक। अभिलेख का अध्ययन हमें एपिग्राफिक कहलाता है। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफिक, ठीक है, कहा जाता है। एपिग्राफिक के माध्यम से इतिहासकार प्राचीन लिपियों को पढ़ते हैं, ठीक है, भाषाओं को समझते हैं, उस समय की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति का अध्ययन करते हैं, ठीक है। उस समय मतलब कि किस प्रकार की राजनीतिक स्थिति थी और आर्थिक स्थिति थी, मतलब उस सब का अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। प्राचीन लिपियाँ, भारत में प्राचीन अभिलेख मुख्यतः इन लिपियों में पाए गए हैं, जैसे कि ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, ठीक है। सबसे ज़्यादा हमें ब्राह्मी लिपि में ही अभिलेख मिले हैं। इन लिपियों को पढ़ने में सबसे बड़ा योगदान जेम्स प्रिंसेस
का माना जाता है। ये क्वेश्चन भी आता है कि सबसे ज़्यादा मतलब अभिलेखों को पढ़ने वाला व्यक्ति कौन है, तो जेम्स प्रिंसेप, नाम याद रख लेना। 1837 में उन्होंने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। 1837 में मतलब उन्होंने अशोक सम्राट थे उनके अभिलेखों को ज़्यादातर उन्होंने पढ़ा है। ठीक है, अशोक के अभिलेख। अशोक जो राजा थे मगध के, उनका जो पुत्र था सिद्धार्थ और उनकी पुत्री संघमित्रा को वो जब बुद्ध धर्म अपना लेते हैं, कलिंग के युद्ध में मार काट हो जाती है, तो उसके बाद से वो अपने पुत्र और पुत्री को क्या है श्रीलंका बुद्ध धर्म की प्रचार के लिए भेज देते हैं। तो इस प्रकार की कहानी है, आप लोगों को बताएंगे। क्या है कि अशोक के अभिलेख। मौर्य सम्राट अशोक 3री शताब्दी ईसा पूर्व के माने जाते हैं, ने अपने संदेशों को जनता तक पहुंचाने के लिए अनेक अभिलेख बनवाए। ये अभिलेख 3 प्रकार के हैं। शिलालेख, रॉक एडिक्ट्स, ये पत्थरों पर लिखे गए थे। ठीक है, स्तंभ लेख, ठीक है, पिलर एडिक्टर्स, ठीक है ना, ये पत्थर के स्तंभों पर लिखे गए थे। और लघु अभिलेख, ठीक है। अशोक के अभिलेखों की विशेषताएं क्या थी? इनमें मुख्य रूप से धम्म की शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, धम्म के सिद्धांत क्या थे? अहिंसा, सभी धर्मों का सम्मान, माता पिता की सेवा, प्रजा के प्रति दया, ये इसके क्या थे? धम्म के सिद्धांत थे। अशोक ने अपने आप को देवानम प्रिया पियदस्सी कहा है। ठीक है, ये सामान्य सही है। मौर्य प्रशासन और अर्थव्यवस्था कैसी थी? अशोक के अभिलेखों से मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। तो प्रशासन कैसा था? तो राजा का शासन राजा के हाथ में था, राज्य का शासन राजा के हाथ में होता था। विभिन्न अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। ठीक है, धम्म महामात्र नामक अधिकारी धम्म का प्रचार करते थे। ठीक है, फिर इसके बाद वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी थी? तो कृषि प्रमुख व्यवसाय था वहाँ का। मौर्य साम्राज्य का व्यवसाय अगर पूछा जाए तो क्या था? कृषि था। ठीक है, कर टैक्स वसूले जाते थे। ठीक है, व्यापार और शिल्प भी विकसित हो गया था वहाँ पर। तो हम अब यहाँ की प्रशस्तियों के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। प्रशस्तियाँ क्या हैं? तो प्रशस्ति ऐसे अभिलेख होते हैं जिनमें राजा की प्रशंसा और उपलब्धियों का वर्णन किया जाता है। इनका उद्देश्य होता था राजा की शक्ति दिखाना, उसकी विजय और महानता का प्रचार करना। ठीक है, प्रसिद्ध उदाहरण क्या है? प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद पिल्लर। ठीक है, यह गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देता है। समुद्रगुप्त के द्वारा इलाहाबाद प्रशस्ति, क्वेश्चन भी आ सकता है कि इलाहाबाद मतलब प्रयाग प्रशस्ति किसके उसमें बनाई गई थी? तो समुद्रगुप्त के उसमें। ठीक है, किसने बनाई थी, किसने लिखा था? तो हरिसेन। ठीक है, समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि थे वो थे हरिसेन। ठीक है, समुद्रगुप्त और प्रयाग प्रशस्ति के बारे में हम देखते हैं। तो क्या है समुद्रगुप्त और प्रयाग प्रशस्ति? समुद्रगुप्त को गुप्त वंश का महान शासक माना जाता है। प्रयाग प्रशस्ति से हमें पता चलता है उसने कई राज्यों को जीत लिया, दक्षिण भारत तक अभियान किया, कई राजाओं को हराया। ठीक है, उसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। आपने पढ़ा होगा पहले 10वीं क्लास के पहले चैप्टर में यूरोप के राष्ट्रवाद में, तो आपको नेपोलियन बोनापार्ट के विषय में होगा। तो उसी नेपोलियन का दर्जा इसे यहाँ पर दिया जाता है हमारे भारत में। ठीक है, तो भूमिदान और ताम्रपत्र, कॉपर प्लेट्स ग्रेनाइट्स, मतलब कि प्राचीन भारत में राजाओं द्वारा ब्राह्मणों और मंदिरों को भूमिदान किया जाता था। इन दानों को ताम्रपत्रों पर लिखा जाता था। भूमिदान की विशेषताएं: दान की भूमि कर मुक्त होती थी। ठीक है, दान प्राप्त करने वाले को कई अधिकार मिलते थे। कभी कभी पूरे गांव दान में दिए गए थे। ठीक है, तो हमारा क्या है दक्षिण भारत के अभिलेख। दक्षिण भारत में भी कई महत्वपूर्ण अभिलेख मिले। इनमें हमें पता चलता है
व्यापारिक गतिविधियाँ, मंदिरों की भूमिका, स्थानीय प्रशासन। मंदिर उस समय आर्थिक और सामाजिक केंद्र भी थे। अभिलेखों की सीमा क्या है? अभिलेख महत्वपूर्ण स्रोत हैं, लेकिन इनमें कुछ सीमाएं भी हैं। इनमें अक्सर राजाओं की प्रशंसा ही होती है, सामान्य लोगों की जानकारी कम मिलती है। कभी कभी जानकारी अतिशयोक्ति हो सकती है, इसलिए इतिहासकार उन स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। तो ये तो हमारा थ्योरी पार्ट था। अब हम इसके एमसीक्यू के विषय में भी देख लेते हैं, जो इसके एमसीक्यू बन सकते हैं। देखिए, हमारा पहला एमसीक्यू है, अभिलेख किस पर लिखे जाते थे? तो अभिलेख कागज़ पर नहीं लिखे जाते थे, पत्थर और धातु पर लिखे जाते थे, कपड़े पर नहीं लिखे जाते, लकड़ी पर नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा? बी, पत्थर और धातु पर लिखे जाते थे। अभिलेख पढ़ने की विद्या क्या कहलाती थी? तो अभिलेख पढ़ने की विद्या क्या कहलाती थी? ऑप्शन नंबर बी, एपिग्राफी। ठीक है। अशोक के शिलालेख किस साम्राज्य से जुड़े हैं? अशोक के शिलालेख किस साम्राज्य से जुड़े हैं? तो मौर्य साम्राज्य से। अभिलेखों से किस प्रकार की जानकारी मिलती है? राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, उपयुक्त सभी। मतलब हमें राजनीतिक जानकारी मिलती है, आर्थिक जानकारी मिलती है उस समय की इकोनॉमी के विषय में, और फिर हमें सामाजिक जानकारी भी मिलती है। पांचवा है हमारा, तांबे की पट्टियों के अभिलेख सामान्यतः किस बारे में होते थे? तो हमें भूमि दान के विषय में। तांबे की पट्टियों के अभिलेख भूमि दान के विषय में होते थे। अभिलेखों का उपयोग किसके लिए किया जाता था? तो अभिलेखों का उपयोग इतिहास जानने के लिए, ठीक है, मनोरंजन के लिए नहीं किया जाता था, खेल के लिए नहीं, खेती के लिए नहीं, हमें पीछे वाला इतिहास जानने के लिए ही इसका प्रयोग किया जाता था। ठीक है। समुद्रगुप्त की विजय का वर्णन किस अभिलेख में है? तो समुद्रगुप्त की विजय का वर्णन हमारा हमने पढ़ा था प्रयाग प्रशस्ति में है। ठीक है। अभिलेखों से किसकी जानकारी मिलती है? तो राज्यों के नाम, युद्ध, प्रशासन, सभी की जानकारी मिलती है। ऑप्शन नंबर डी। प्राचीन अभिलेख सामान्यतः किस भाषा में होते थे? तो संस्कृत और प्राकृत भाषा में होते थे। ठीक है। अभिलेख इतिहास के किस प्रकार के स्रोत हैं? तो लिखित स्रोत होते थे। 11वां देखें तो अभिलेखों में अक्सर किसका उल्लेख होता था? तो राजा की उपलब्धि का। ठीक है। 12वां देखें तो मौर्य काल के अभिलेख किसने जारी किए? तो अशोक ने। अभिलेख कहाँ पाए जाते थे? तो मंदिरों में भी पाए जाते थे, गुफाओं में भी पाए जाते थे, स्तंभों पर भी पाए जाते थे, मतलब कि उपरोक्त सभी। ठीक है। भूमि दान का उल्लेख किस में मिलता है? भूमि दान का उल्लेख ताम्रपत्र में मिलता है। ठीक है। एपिग्राफी किससे संबंधित है? एपिग्राफी किससे संबंधित है? अभिलेखों के अध्ययन से। ठीक है। ऐसे ही घुमा करके हमसे क्वेश्चन पूछ देता है। पहले क्या पूछा था कि अभिलेख पढ़ने की विद्या को क्या कहते हैं? एपिग्राफी। ठीक है। अभिलेखों से किसकी जानकारी मिलती है? तो कर व्यवस्था की, व्यापार की, कृषि की, मतलब डी सभी। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी थी? मैंने पहले भी आपको बताया था, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन। ऑप्शन नंबर 1। अभिलेखों में किसकी प्रशंसा की जाती थी? अभिलेखों में राजा की प्रशंसा की जाती थी। ऑप्शन नंबर ए। अभिलेखों का उपयोग किसे समझने में होता था? तो प्राचीन इतिहास को समझने में होता था। अशोक के अभिलेख किस लिपि में थे? तो अशोक के अभिलेख हमारे ज़्यादातर ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। ठीक है। हाँ, अभिलेखों से किसकी जानकारी मिलती है? तो प्रशासनिक व्यवस्था, समाज, धर्म, सभी की जानकारी हमें मिलती है। अभिलेखों में कर व्यवस्था का उल्लेख किससे संबंधित है? तो बी, अर्थव्यवस्था से। ठीक है।
ताम्रपत्र किस धातु से बनते थे? ताम्रपत्र बनते थे हमारे तांबा से। ठीक है। अभिलेखों में अक्सर किसका उल्लेख होता है? दान का भी, युद्ध का भी, प्रशासन का भी। ऑप्शन नंबर डी, सभी का। इतिहासकार अभिलेखों से क्या समझते हैं? इतिहासकार अभिलेखों से क्या समझते हैं? तो प्राचीन शासन, ठीक है, अर्थव्यवस्था, समाज, सब कुछ हमें समझने को मिलता है। अभिलेखों को पढ़ने के लिए किस ज्ञान की आवश्यकता होती है? अभिलेखों को पढ़ने के लिए भाषा और लिपि के ज्ञान की आवश्यकता होती है। अभिलेख किस काल से मिलते हैं? तो अभिलेख हमें प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल से भी मिलते हैं। अभिलेखों में क्या लिखा होता था? अभिलेखों में आदेश, दान, विजय की गाथाएं लिखी होती थी। हमारे 2 क्वेश्चन और बचे हैं। हमारा 29 नंबर क्वेश्चन है, अभिलेख इतिहासकारों के लिए क्यों महत्वपूर्ण थे? तो वे प्रामाणिक स्रोत, वे कहानियाँ बताते थे, वे जानकारी देते थे। ठीक है, सभी उपयुक्त सभी। अभिलेखों का अध्ययन किस विषय में किया जाता था? तो इतिहास के विषय में किया जाता था। ठीक है, तो हमारे आज के 30 क्वेश्चन किए हमने। ठीक है, और उसके बाद हम हमारा जो है वो आज का दूसरा चैप्टर भी ख़त्म हो गया। हम कल तीसरे चैप्टर पे और भी चलेंगे। धन्यवाद। ठीक है आपका।